गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम। जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है वो सबको आना चाहिए, खास करके ऐसे लोग जो टाइल्स वाइल्स लगाते हैं उनको तो निश्चित ही आना चाहिए, क्योंकि मैं अपने किचन में जाता हूँ, किचन में मैंने टाइल्स लगवा रखी है, तो वहाँ देखता हूँ मैं कि उन्होंने टाइल्स को यहाँ वहाँ से काट के सेट कर रखा है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें भाई, हमने जिन मिस्त्रियों को बुलाया था वो मैट्रिक पास नहीं थे, इससे मुझे पता चलता है। क्योंकि जो लोग मैट्रिकुलेशन पास होगा वो अगर मजदूरी भी करेगा, मजदूरी छोड़िए, मजदूरी शब्द को लोग गलत वर्ड में लेते हैं, जबकि ये बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। लेकिन किस तरह की मजदूरी है ये? मानसिक मजदूरी और शारीरिक मजदूरी भी है, काम भी तो करना पड़ता है। देखो, खड़े खड़े पढ़ाना पड़ता है, बैठ के तो पढ़ाते नहीं हैं अच्छे से, और कई बार 5-5 6-6 घंटे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, तो वो अलग इशू है। आज हम लोग देखेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम को। यूक्लिड लिख देते हैं, UEUCLID, एल्गोरिथम। हिंदी अंग्रेजी एक बराबर है ना, इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम। देखो, हिंदी अंग्रेजी से कोई परहेज नहीं, ठीक है ना। मेरे से जो बच्चा पढ़ेगा वो यकीन मानो कुछ ही दिनों में उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी का भेद मिट जाएगा। कुछ है ही नहीं। हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है तो अंग्रेजी भी हमारी मौसी भाषा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अपने डेली बोलचाल में, अपने आसपास में, पेपर में, टीवी में, मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें इंग्लिश की करते हैं डेली बेसिस पे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग को जो है ना, सबको एकदम ठीक ठाक आता है अंग्रेजी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो दिक्कत आती है। तो हम बता रहे थे कि भाई, मजदूर मैट्रिक पास नहीं था, जिसने क्या किया, गलत सलत टाइल्स लगा दिया। तो टाइल्स जो है ना, हर बार टाइल्स नाप का मिलता है, एक खास नाप का। तो आज हम लोग देखेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम में कि टाइल्स जो है उसको लगाने के लिए फ्लोर का कैलकुलेशन कैसा होता है, और फिर टाइल्स उसके अकॉर्डिंग कैसे ऐसे लाते हैं एकदम सारे टाइल्स फिट बैठ जाएं। इसके अलावा हम लोग 2-3 क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और उसके बेसिस पे आराम से यूनिट 1 जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फ्लोर है, ठीक है, हमारे पास एक फ्लोर है, मान लेते हैं। फ्लोर का क्या, फ्लोर कितना बड़ा है? ये फ्लोर हमारा जो है कितना बड़ा है? ये 15x6 का एक फ्लोर है हमारे पास, ठीक है। कितने का फ्लोर है? 15x6 का हमारे पास एक फ्लोर है। इस फ्लोर्स में हमें क्या लगानी है? इस फ्लोर्स में हमें टाइल्स लगानी है, ठीक है। इस फ्लोर्स में हमें क्या, टाइल्स सेट करना है, पूरे फ्लोर में हमें टाइल्स लगाना है। ये 15x6 का जो है हमारा जो है 15x6 का जो है हमने एक क्लासरूम क्रिएट किया, ठीक है। ज़मीन नहीं मिली उस हिसाब से, तो हमने क्या किया, जैसी ज़मीन मिली ना उसी में क्लासरूम बना दिया, AC वेसी लगा दिया। अब चाहते हैं टाइल्स वाइल्स भी लग जाए बढ़िया से, ताकि जो हमारे छात्र हैं वो एकदम कूल एंड काम माहौल में अच्छे से पढ़ सकें। अब इसमें टाइल्स लगाना है। अब बताइए, टाइल्स इसमें लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे टाइल्स? कैसे लगाएंगे टाइल्स? कुछ नाप जोख करेंगे, बिल्कुल करेंगे नाप जोख। ये 15 है ना, ये यहाँ से यहाँ कितना है? 15 है, ठीक है। ये 15 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस नाप लेंगे, यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ 1 मिनट, क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमारा होगा 6, ऊपर ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6x6 का हो गया ये ब्लॉक पूरा का पूरा। और ये भी देखते हैं, तो ये ब्लॉक भी हमारा 6x6 का हो गया, 6x6 का ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6x6 का ब्लॉक हो गया। ये किसका हो गया? 6x6, यानी 6x6 का ब्लॉक हो गया। और ये कितना बचा? ये ऊपर में 3 ही बचा, 3x6 का ब्लॉक हो गया। अब सब में तो टाइल्स लगानी है, ठीक है। 6 × 6 है, ठीक है, 6 × 6 है। अब में सब में क्या है, टाइल्स लगानी है।
अब टाइल्स लगानी है भाई, और ये बड़ा हमारा फ्लोर है, और हम लोग सब कुछ अच्छे से एरिया उरिया पढ़ चुके हैं, तब इसमें टाइल्स कैसे लगाएंगे? ठीक है, हो गया यहाँ तक। अगर आप लोग कॉपी पे देख रहे हैं तो चाहिए तो एक अलग जो है ना डायग्राम भी उसको खींच सकते हैं, अलग से डायग्राम खींच सकते हैं। अब हम लोग इसको जो है, हो गया यहाँ तक। चाहिए तो इसको कॉपी में अलग से लिख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताता हूँ, थोड़ा ढंग का और बताऊँ मैं इसको। ठीक है, 6x6 हो गया। ये देखिए, ये है अगले में। देखिए अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से बीच से क्रॉस कर दिया। अब ये हमारा कितने बाई कितने का हो गया, 3x3 का हो गया। ये कितना हो गया, 3x3 का क्षेत्र हो गया। ये कितना हो गया, 3x3 का हो गया। ये कितना हो गया, 3x3 का हो गया। यही हुआ ना। बीच से एक और, मतलब कि बीच से एक और हमने इसको क्रॉस किया, बीच में एक और हमने क्रॉस किया। ठीक है, मतलब ये यहाँ से एक लाइन खींची। रुकिए 1 मिनट, मैं थोड़ा ठीक और अच्छे से कर दूँ। मैं इसको थोड़ा और सुधार लूँ। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से लगेगा। तो हमने क्या किया, फर्दर इसको और ब्लॉक्स में बांट दिए, और ब्लॉक्स खींच दी। ये एक ब्लॉक खींची, ये ब्लॉक खींची। अब हर ब्लॉक में ना टाइल्स लगाना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। सभी ब्लॉक की कैलकुलेशन एक ही है। कैसे कैलकुलेशन है इसकी? कैलकुलेशन है 3x3 की, 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 3x3। इसकी भी कैलकुलेशन है 3x3 की, और इसकी भी 3x3 की। अब हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर हम लोग टाइल्स का डब्बा उठा के लाएं तो टाइल्स की माप कितनी होगी, 3x3। ठीक है, तो इसका देखिए HCF कितना आया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना, महत्तम, ये कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया, है ना। एकदम अच्छा, एकदम आसान। अब इसमें लैंग्वेज का तो कोई इशू ही नहीं है कि हिंदी में पढ़ाएं या इंग्लिश में पढ़ाएं, कुछ दिक्कत इसमें। तो कितना आया HCF हमारा, 3 आया। 3 HCF आया, तो 3 HCF से कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो सब में टाइल्स हम लोग लगा देंगे आराम से। टाइल्स लगाने में कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए, अब हम लोग जो है ना कुछ सवालों को लेंगे जो यूक्लिडियन मेथड से सॉल्व होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी छात्र हैं उनको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी कोई सवाल बनाएंगे, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले अगर नहीं हैं, स्कूल के सवाल बनाएंगे तो स्टेप्स को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेप्स के नंबर होते हैं। मैंने 4th क्लास के लिए एक पैरामीटर की क्लास ली हुई है, तो उसमें मैंने छोटे बच्चों को बताया है, क्योंकि छोटे बचपन से ही सिखाना बेस्ट होता है। बचपन से सिखाना और बड़े तक उसको अच्छे तरीके से उसको कंपाइल कर देना बच्चे को। तो उसमें बताया है कि स्टेप्स के नंबर होते हैं, स्टेप्स के सबके क्या होते हैं, नंबर होते हैं, और स्टेप्स के नंबर जो है वो मिस नहीं करने चाहिए कभी भी। तो अब हम लोग एक सवाल लेते हैं, सवाल तो एक कॉमन सा सवाल लेते हैं। 15 और 6 का हम लोग यूक्लिडियन मेथड से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पुराना मेथड है, 15 और 6 का HCF निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 15 है और ये 6 है, बराबर है, ये बराबर है, 3 × 5 हो जाएगा 15, और 3 × 2 हो जाएगा 6। तो ये हमारा हो गया HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। दुखद बात ये है कि जितने शरारती बच्चे हैं क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लास में, उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं 2 साल हम पढ़े नहीं, हम सब कुछ भूल चुके हैं, पुराना भी सब भूल गए, कुछ भी हमें याद नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ क्लासरूम में बदमाशियाँ कम करो, और जो इतना 2 साल 4 साल का तुम्हारा जो गैप हो गया है उसको पूरा करो। दिन भर मेरे साथ बैठो, हम जो बोलते हैं उसको वहाँ पे लिखो, उसको पढ़ो, मेरे साथ साथ सब कुछ करो। हैंडराइटिंग सुधारो, वोकैबलरी अच्छा करो। हिंदी बोलने में तुम लोग, जैसे कि गांव में क्या है ना, लोग 100-150 शब्दों में ही पूरा कहानी निपटा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा परिष्कृत होनी चाहिए, और भाषा में हिंदी भी बोल रहे हैं तो बहुत सारे शब्दों का समावेश करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ से कुछ शब्दों में निकाल दिए काम, तो ऐसा नहीं, ताकि लगे कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो।
ठीक है, अनाप शनाप नहीं बोलना है, कभी भी कुछ ही बोल दिया, ये है वो है, लैंग्वेज नहीं खराब करना है कभी भी। लैंग्वेज को हमेशा क्या करना है, पुरस्कृत करना है। तो इस तरह से हम लोग SCF निकालते थे, ठीक है। लेकिन ये तरीका हम लोग नहीं यहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टाइल्स में अगर हम लोग टाइल्स लगाते तो इस तरीके से लगाते तो थोड़ी होता, इस तरह से हमारा काम नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम का जो हिसाब किताब बैठाते हैं उसमें क्या देखते हैं, ये 15 and 6 है, ये है ना, 15 and 6 है, ठीक है, 15 और 6 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15 है, क्या है, बड़ा है किससे, 6 से, ठीक है, ये किससे बड़ा है, किससे, 6 से। अब हम लोग जो है, अब हम लोग देखेंगे कि इससे बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से 15 को डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत है, 6 से 15 को डिवाइड करने में कितनी बार में गया, 2 बार में गया, ये 12, ये बचा 3। अब यहाँ पे तो शेष बच गया, लेकिन देखिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम में शेष नहीं बचना चाहिए। शेष को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इस 3 को फिर डिवाइड कर देंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में गया, 2 बार में गया, कितना, 6 आ गया, ये कट गया, शेष क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है, शेष हो गया शून्य। अब देखिए एक फॉर्मूला सबको मैं इस चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने बताया हुआ है। तो कई बार लोग जो थे ना अब्सेंट होते हैं, कई बार जो लोग होते हैं अब्सेंट होते हैं क्लास में, तो वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब होता है। फॉर्मूला क्या था, आप देख रहे होंगे बोर्ड में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा एक बहुत बेसिक फॉर्मूला था, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बताइए कि A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है। R हो गया हमारा रिमाइंडर शेष, ठीक है। इसके अलावा A क्या हो गया, B क्या हो गया, Q हो गया। A बराबर BQ प्लस R। तो जो लोग दोबारा देख रहे हैं वो ज़रूर बताइए कि A बराबर BQ प्लस R का क्या मतलब हो गया, और इस पे क्या ये बैठ रहा है। तो दोनों ही बात को हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए R हमेशा क्या होना चाहिए, इस यूक्लिड एल्गोरिथम में शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 15 वाला जहाँ मैटर था, यहाँ तक A बराबर BQ प्लस R फॉर्मूले पे वो सेट नहीं हो रहा था, ठीक है। कैसे नहीं हो रहा था, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, कैसे नहीं सेट हो रहा था। एक बार सेट करिए, एक बार अच्छे से। पंद्रह क्या है हमारा A, ठीक है, और BQ क्या हो जाएगा हमारा, प्लस R क्या हो जाएगा। R हो गया था हमारा 3, Q क्या हो गया था 15 बराबर, Q क्या हो गया था, देखिए बताइए जल्दी से बताइए क्या हो गया था Q। B हुआ था हमारा 6, ठीक है, और Q क्या हुआ था हमारा 2, यही हुआ था ना, 6 गुने 2 प्लस 3, A 15 बराबर 6 गुने 2 प्लस 3। अब यहाँ पे शून्य नहीं हुआ था, यहाँ पे शून्य करना था, तो यहाँ पर 3 बराबर नॉट जीरो है, 3 तो जीरो ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या किए, फिर इस फॉर्मूले को लगाए, इस फॉर्मूले को लगाए। तो हमारा अब बताइए A बराबर BQ प्लस R में कौन सा सेट होता है, A बराबर BQ प्लस R में क्या सेट होता है। तो देखिए क्या सेट होता है, 6, ये 6 बराबर 3 गुने 2 प्लस 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो बचा, ये जो हमारा हुआ, ये क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा HCF, ठीक है। तो यही है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इसको क्या है, शब्दों में लिखना है, अच्छे तरीके से शब्दों में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आधे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, पढ़ाई नहीं है ना पहले से, HCF तो ध्यान ही नहीं रहता। ये तो मैं थोड़ा सा वो मतलब एडवांस लेवल में लेके जा रहा हूँ, उतना भी एडवांस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी
जो छात्र हैं उनको ये सब चीज़ तो अच्छे से मालूम होगा। और अच्छे से एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं, बुक का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जो बुक है ना उसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसमें बड़े हैवी कैलकुलेशंस हैं बुक में। लेकिन एक सबसे जो आसान है, 1 मिनट, बुक तो नहीं है मेरे पास लेकिन सवाल मैंने एक जगह लिखा हुआ था, एक रैंडम लेते हैं, मुझे याद है एक सवाल है ना, ये सवाल था 135 एंड है ये AND और कितना 135 और कितना हम लोग ले 225, ठीक है, इसको लेते हैं। बढ़िया सवाल है। अब इसका यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हम लोग निकाल लेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो 225 है, वो बड़ा है किससे, 135 से, ठीक है। और भाग किससे देंगे, तो 135 से 225 को भाग दे देंगे। कितनी बार में लगेगा, एक बार में। 135 कितना बचा, 5 5 0, 3 और 9 12, यही ना, और ये कट गया। अब इस 19 जो बचा उससे 135 को फिर डिवाइड कर देंगे, 135 को फिर डिवाइड कर देंगे। कितना बार में लगेगा, एक बार में गया, कितना हो जाएगा 90, ये क्या आया 5 आया, और ये कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। ये स्टेप, अब ये भी शून्य नहीं हुआ, तो फिर वापस से लगाएंगे, ये 90, ठीक है। कितना बार में गया, 2 बार में गया, ये कितना हो गया 90, क्या हो गया पूरा का पूरा, क्या हो गया, शून्य हो गया। अब पूरे स्टेप्स को लिखना है, हर स्टेप्स को लिखना है कि कहाँ पर क्या हो गया, हर स्टेप्स को यूक्लिडियन मेथड में लिखना है। मैंने तो ये जो सॉल्व किया है ना, तो उसमें मेथड्स नहीं लिखे हैं। मेथड लिखना क्या है, रोज़ का अभ्यास है। अगर मैं मेथड लिखना सिखाने लगूंगा जैसे कि किताब में सिखाया हुआ है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कन्फ्यूज होंगे, बहुत सारा कन्फ्यूजन उनको लगेगा, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो सीधा सा ये कैलकुलेशन मैंने बताया है ताकि इस कैलकुलेशन को सीख जाओ, और इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आराम से अब अगला स्टेप जो होगा वो होगा कि कैसे हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग शब्दों में लिख पाएँ। शब्दों में लिखना ज़रूरी है, तब जाके ये चीज़ होगा, ठीक है। तो अब बताओ SCF क्या होगा, ठीक, सीधे नीचे वाला लिखें, है ना। A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। पहला स्टेप में देखो, A बराबर BQ प्लस R लिख सकोगे कि क्या होता है, तो बराबर नॉट जीरो है, तो यहाँ से किया और यहीं पे आराम से लिख दोगे कि ये वाला नहीं है। दूसरे वाला स्टेप में देखो, A बराबर BQ प्लस R सेट होता है, पहले बार में नहीं सेट हुआ। A बराबर BQ प्लस R सेकेंड टाइम में सेट हुआ, नहीं सेट हुआ, ठीक है। थर्ड टाइम में हम लोग देखते हैं A बराबर BQ प्लस R सेट हो रहा है, A बराबर BQ प्लस R आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, कैसे इसको लिखेंगे, कैसे A बराबर BQ प्लस R को कैसे लिखेंगे, यहाँ नीचे में, ऊपर में, नीचे में कैसे लिखेंगे, है ना। कैसे लिखोगे, 90, है ना, 90 को लगा रहे हो ना, 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, हमारा क्या आ गया, ये 45 SCF। तो ये 45 जो है ना हमारा आंसर हुआ। लेकिन इसके स्टेप्स लिखने उतने ही महत्वपूर्ण हैं कि स्टेप्स जो है ना, हर एक स्टेप्स को लिखना। इतना अगर कर दिया ना, बना दिया ना, तो एग्जामिनर जो है इस मार्क्स में अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नंबर देगा, 3 नंबर काट लेगा आराम से। यह हो सकता है 6 नंबर दे, 4 नंबर काट ले। क्यों, क्योंकि स्टेप्स नहीं लिखे। तो स्टेप्स लिखना ज़रूरी है। तो स्टेप्स लिखना मैं आराम से बढ़िया तरीके से सब लोगों को फिर से सिखाऊंगा, या क्योंकि ये सवाल तो तुम लोग सीख गए, ठीक है, ये सवाल सीख गए। तो फार्मूला कहाँ से आया, कैसे निकला, मुझे बताओ। कोई आदमी बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बता दो। ए क्या होता है, ए को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं ए को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। बी को क्या बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए बराबर BQ
प्लस आर फॉर्मूला है। ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं। यहाँ पर यही सब ना है। ए को क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, भाज्य। ए को क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे ए को भाज्य। अब बताओ बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बी को, बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे भाजक। पूरा समय दे रहा हूँ भाई, आराम से सब लोग सोच के तुरंत बताओ, तुरंत ही, ठीक है। इसके अलावा क्यू को क्या बोलेंगे बताओ, क्यू को क्या बोलेंगे, क्यू को बोलेंगे भागफल, क्यू को बोलेंगे भागफल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस तरह का फॉर्मूला, ठीक है, भागफल। आर को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर यानी कि शेष। अब अंग्रेजी में किसको क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं भाई, अंग्रेजी भी तो वही ज़रूरी है, फॉर्मूला तो अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है। हिंदी में अगर लिख दे फॉर्मूला को तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर पीट लेंगे, सर दुखा लेंगे अपना। भाज्य को क्या बोलते हैं, शेष को तो बोलते हैं रिमाइंडर, शेष को रिमाइंडर बोलते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोटिएंट, QUOTIENT। देखो स्पेलिंग में गलती हो तो अभी उसका बतंगड़ मत करना, ठीक है। खूब पुराना पढ़ा है लेकिन याद है अभी भी, ठीक है। क्या बोलेंगे, देखो कैसे उच्चारण करोगे, क्यूटिंट, ठीक है, दांत वांत पीस के नहीं, आराम से, ठीक है। और इसके भाजक को क्या बोलेंगे, भाजक को क्या बोलेंगे, भाजक, भाजक को क्या बोलेंगे, भाजक को बोलेंगे डिवीज़र, DIVISOR, डिवीज़र, भाजक को बोलेंगे डिवीज़र। इसके अलावा भाज्य को क्या बोलेंगे, भाज्य को बोलेंगे डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश भी होता है, ठीक है। तो ये सब शब्द जो है उस पर पकड़ होनी ज़रूरी है। कितनी पकड़, अच्छी पकड़, कितनी मजबूत पकड़। तो ये देखो, ये सारे जो देख रहे हो, ये सारे चीज़ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब याद रहना चाहिए। और देखो इसमें क्या है ना, कलाकारी क्या है, जो मैं कलाकारी करने वाला हूँ, ये 10th का चैप्टर जो है ना, मैं चाहता हूँ कि 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे से भी डिस्कशन करूँ, उनको भी मैं बताता चलूँ, क्योंकि सब जितने बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। और जितने बढ़िया प्राइवेट स्कूल्स है वही तो कर रहा है कि पहले जो है 10th लेवल का जो सिलेबस है उसको बचपन की क्लासेस में धीरे 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 करके करा दिया, जिससे बच्चा जो है ना 10th में कितना परसेंट नंबर लेकर के आता है, 97%, ठीक है, कितना 99%, इतना नंबर लेकर के आया है, लगभग 100% मार्क्स लेकर के आते हैं। और हमारे यहाँ ग्रामीण साइड में जो लोग हैं उनके साथ क्या परेशानी है कि उनके जो बच्चे हैं वो नॉर्मली जिस क्लास में है उस क्लास को भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके नंबर क्या मुश्किल से बनेंगे, वो क्या रेस में कहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। तो मैं सब लोगों को बताता हूँ कि ये जो सिलेबस है ना, 10th तक का जो सिलेबस है ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। इसलिए इसी माध्यम पर मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे टॉपिक्स को भी लूँ, बढ़िया टॉपिक्स, जैसे कि +2 के सारे टॉपिक्स को, 10th के सारे टॉपिक्स को मैं इस पर डालता रहूँगा, ताकि वैसे लोग जो अपने छात्र हो या और भी छात्र हों टीचर रिवीजन कर पाएँ अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो ओपन से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। इसलिए 10th और 12th में पूरा हर चीज़ बना के मैं, जैसे जैसे हमारे पास सुविधा बढ़ते जाएगा, मैं हर चीज़ को सबके लिए लेकर के आऊँगा। प्लस ग्रामीण साइड में हर कोई मिल सकता है, 18 घंटे तो ज़्यादा बता दिया, 12 घंटे मैं वहीं रहता हूँ, वहीं पे सेंटर पे ही। गांव में डीजे की आवाज़ और बाकी किचकिच के कारण नहीं रुक पाता रात में, वो अलग इशू है। तो ये देखा, इतना आसान है सब कुछ। तो इससे यूनिट 1 के सारे सवाल जो है बहुत आराम से सब लोग कर पाओगे, कोई मुश्किल है नहीं। बउआ वाला सब क्वेश्चन है, बच्चे जैसा सारा कहानी है, आराम से पढ़ना, पढ़ते रहना लगातार।
रोज़ पढ़ना। होली के दिन भी आराम से सुबह सुबह 4 बजे उठ करके थोड़ा बहुत पढ़ करके 7 सवा 7 बजे फिर आँख मूंद लेना आराम से, फिर 8 बजे निकलना होली खेलने के लिए, जम के होली खेलना इसके बाद। लेकिन पढ़ाई होली के दिन भी, दीपावली के दिन भी, क्योंकि कंपटीशन में आओ यार, कंपटीशन में आओ। अभी तो कंपटीशन में हो ही नहीं सब लोग। चलो, तो हम एक जर्नी में तुम्हारे साथ हैं। हर कोई अच्छा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, और उस जर्नी में मैं हमेशा तुम लोग के साथ रहूँगा। वही मेरी जीत है। मैंने जो अभी बहुत सारा चीज़ दांव पे लगाया है, उसके पीछे असल खेती तुम ही लोग हो। तो बच्चों, पढ़ते रहना। हैप्पी होली, फिर मिलेंगे।